गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में प्रारंभ करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी विषय का टॉपिक एंजाइम्स। एंजाइम्स यानी उत्प्रेरक, या और अच्छे शब्द की बात करें तो जैविक उत्प्रेरक। तो आज की इस क्लास के अंदर हम एंजाइम्स की संरचना और इसका जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम की क्या सामान्य गुण होते हैं और क्या इसकी सामान्य संरचना होती है। तो मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हम एंजाइम्स टॉपिक के पहले पार्ट को आज की क्लास के अंतर्गत। एंजाइम्स को हम जैविक उत्प्रेरक या बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उन सभी की दर को बढ़ा देती है। इसीलिए इन्हें हम जैविक उत्प्रेरक कहते हैं, क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं के अंदर या सजीवों के अंदर होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उनकी रेट को बढ़ा देते हैं। इसीलिए इन एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स को हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं। ये एंजाइम्स होते हैं केवल और केवल जीवित कोशिकाओं में ही संश्लेषित होते हैं और इन कोशिकाओं के अंदर स्वयं इनका कोई भी उपयोग नहीं होता है। बिना स्वयं उपयुक्त हुए इनका स्वयं का कोई उपयोग नहीं होता और ये इन कोशिकाओं में होने वाली अभिक्रियाओं की दर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जो सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उनकी दर को बढ़ा देते हैं, उन सभी मॉलिक्यूल्स को हम जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। और इनकी खास बात यह होती है कि ये स्वयं इनका प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल ये जो अभिकारक होते हैं उन अभिकारक को उत्पाद में बदलने का कार्य करते हैं। और अगर ये एंजाइम्स नहीं हो तो ये जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं जो है इनकी दर या तो बहुत धीमी हो जाती है या फिर ये अभिक्रियाएं संपन्न ही नहीं होती है। अतः ये एंजाइम जो है इन सजीवों में होने वाली इन जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही आवश्यक मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं इन एंजाइमों की खोज के बारे में कि इन एंजाइमों की खोज या डिस्कवरी कैसे हुई थी। क्योंकि एंजाइम्स तो सदियों से हैं, जब जीव का अस्तित्व है उसी के साथ एंजाइम्स की उत्पत्ति हो गई थी और ये एंजाइम जो है लगातार सजीवों के अंदर विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते आ रहे हैं। तो ये एंजाइम जो है इनका उपयोग मानव भी लंबे समय से विभिन्न कार्यों में कर रहा है, जाने अनजाने में इनका प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि मनुष्य को पता नहीं था कि इस प्रक्रिया के दौरान एंजाइम जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है, बस ये जाने अनजाने में इनका प्रयोग जो आदिकाल से करते आ रहे हैं। बहुत ही लंबे समय पहले जो ग्रीक के जो वैज्ञानिक थे ये किण्वन की प्रक्रिया करते थे, फर्मेंटेशन करते थे और फर्मेंटेशन से जो वाइन तैयार करते थे। तो ये फर्मेंटेशन से जो वाइन तैयार करते थे, मदिरा तैयार करते थे, इसके अंदर जो है एंजाइमों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा इसके पश्चात एंजाइमों के प्रयोग से पनीर का निर्माण करना, सिरका, डबल रोटी, दही का निर्माण करना, ये सभी कार्य जो है लंबे समय से चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो जैविक उत्प्रेरक या बायोकैटालिस्ट होते हैं इनका सर्वप्रथम अस्तित्व बताया था स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, जोहन जैकब बर्जीलियस। तो बर्जीलियस जो थे उन्होंने 1835 के अंदर सबसे पहले एंजाइमों के अस्तित्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं सजीवों के अंदर, ये मॉलिक्यूल्स जो है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बर्जीलियस ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उसके बाद में 1878 में कुहन जो थे उन्होंने जीवाणुओं अथवा यीस्ट का जो सॉल्यूशन था, विलेय था, बैक्टीरिया और यीस्ट, यीस्ट एक कवक होता है, एक कोशिकीय के कवक होता है। जीवाणु अथवा यीस्ट एक कोशिकीय के कवक जो है इनका जो विलेय जो है इसे किण्व शब्द के लिए प्रयोग किया था, किण्व या सोल्यूबल फर्मेंट। इस किण्व के लिए उन्होंने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। तो एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कुहन ने, और ये प्रयोग किया था उन्हें यीस्ट सॉल्यूशन के लिए। और इसका मतलब यही होता है, एंजाइम का मतलब होता है इन यीस्ट। एंजाइम इन का मतलब होता है, इन मतलब इन का होता है आयन और जाइमा का मतलब होता है यीस्ट। तो इन यीस्ट, यीस्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है
जो गुण है उस शब्द के लिए उन्होंने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। एंजाइमों के विषय में और अधिक जानकारी जो है वो एडवर्ड बुकनर ने दी थी 1897 में। उन्होंने कई प्रयोग किए थे और उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा देखा कि यीस्ट कोशिकाएं जो है, यीस्ट जिसकी सेल्स होती है, उन्होंने इसके जूस को एक्सट्रैक्ट किया था, उसके रस को उन्होंने निकाला और इस जूस की सहायता से उन्होंने शर्करा का फर्मेंटेशन करवा के देखा और करवा के उन्होंने बताया कि यीस्ट कोशिकाएं जो है, इन कोशिकाओं के अंदर जो जूस अवेलेबल है, इस जूस के द्वारा भी आप शर्करा का किण्वन करवा सकते हो। तो उन्होंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी खोज थी कि एक्चुअल में उससे पहले तक क्या पता था, यीस्ट की जो कोशिकाएं हैं ये फर्मेंटेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उन्होंने कहा कि यीस्ट की जीवित कोशिकाएं के बजाय यीस्ट की कोशिकाओं में उपस्थित जो रस है उसके अंदर भी एक क्षमता पाई जाती है कि इससे शर्करा का किण्वन करवाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ये जो यीस्ट की कोशिकाएं हैं उनके अंदर कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं और इन्हीं फैक्टर के अंदर ही यह क्षमता पाई जाती है जो कि किण्वन करने में सक्षम होते हैं। और ये यीस्ट की कोशिका के अंदर भी और कोशिका मुक्त वातावरण यानी कोशिका के बाहर भी शर्करा का किण्वन करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार बुकनर जो थे उन्होंने एंजाइमों के संदर्भ में बहुत ही विशिष्ट जानकारी दी थी कि ये कोशिका से बाहर माध्यम में भी, ये सेल फ्री इन्वायरमेंट में भी ये किण्वन करने में सक्षम होते हैं। और उसके पश्चात 1926 में डेविड सुमनर जो थे उन्होंने यूरियज नामक एंजाइम को सबसे पहले आइसोलेट करके उसके क्रिस्टल प्राप्त किए थे। ये बहुत ही बड़ी खोज थी कि एंजाइम जो है उन्हें आइसोलेट करना, उन्हें आइसोलेट करके उन्हें क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त करना। तो ये जेबी सुमनर ने किया था और यूरियज एंजाइम के क्रिस्टल प्राप्त किए थे। यूरियज एंजाइम का काम होता है, ये एंजाइम जो यूरिया होती है, यूरिया को उसके अपघटक जो है CO2 और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इसमें जल अपघटन करने का काम करते हैं। तो इस यूरियज एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। और साथ ही साथ सुमनर ने यह भी बताया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने बताया था कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन के बने हुए अणु होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिन्होंने एंजाइम की प्रकृति के बारे में बताया था कि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स जो है ये प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने अणु होते हैं। और इसके पश्चात कुछ वैज्ञानिक जो थे, नॉर्थरोप, इन्होंने क्या किया, मनुष्य के अंदर या जीवों के अंदर जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इन एंजाइमों को अलग किया था। और स्टेनले नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने टोबैको मोजेक वायरस जो है उसके प्रोटीनों को भी आइसोलेट किया था। तो नॉर्थरोप ने पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को, स्टेनले ने TMV को आइसोलेट किया था। और यह जो खोज थी, इस खोज ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज थी और इसीलिए इन खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। संयुक्त रूप से जेबी सुमनर को, नॉर्थरोप को, स्टेनले को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स है उन्हें बाद में एक लोगों को, वैज्ञानिकों को एक खोज के लिए एक प्रेरणा मिली और उन्होंने इस प्रेरणा के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे एंजाइमों को जो है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर उन्होंने प्राप्त किया गया। और साथ ही जब इन एंजाइमों क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त किया गया और इन एंजाइमों के स्ट्रक्चर को देखा गया, तब फाइनली उन्होंने बताया कि ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये सारे एंजाइम जो है प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो साथ में यह भी चीज साबित होगी कि ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। हमने यह तो बात कर दी कि एंजाइम्स जो होते हैं, अधिकांश एंजाइम, अब मैं यहाँ पर एक बात ये भी क्लियर कर देता हूँ कि सारे एंजाइम नहीं, अधिकांश एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन जो है ये सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है, लेकिन एंजाइम जो है वो अधिकांश एंजाइम जो है ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तब बात करते हैं कि एंजाइम की फिर वास्तव में प्रकृति क्या है। तो एंजाइम की नेचर या प्रकृति की बात करें कि किससे बने होते हैं, तो जैसा कि जेबी सुमनर ने सर्वप्रथम 1926 में बताया था कि एंजाइम्स जो है प्रोटीन के रूप बने होते हैं। और उसके बाद 100 से अधिक एंजाइमों को भी क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर लिया गया और सबकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी की गई। इनकी क्रिस्टल संरचना का जब अध्ययन किया गया तब पता लगा कि ये सभी जो है प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए यह प्रमाणित होता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। हालांकि अपवाद है, इस अपवाद को आपको अच्छे से याद रखना है कि राइबोजाइम, राइबोजाइम जो है ये दो शब्दों से मिलकर बने, राइबो और जाइम्स, यानी राइबो शब्द बना है RNA से
राइबोन्यूक्लिक एसिड से। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये एंजाइम जो है ये आरएनए के बने होते हैं। जब आरएनए एंजाइम के रूप में काम करता है तो उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। तो ये इस चीज का अपवाद है। इस राइबोजाइम के अलावा जितने भी एंजाइम है वो सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हालांकि अब तो प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन उससे पहले वैज्ञानिक जब इस चीज को नहीं मानते थे तब कुछ तथ्य दिए गए थे। इन तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हुआ था कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें से कुछ तथ्य इस प्रकार से हैं कि पेप्सिन नामक का एक एंजाइम होता है। पेप्सिन जो है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। इस पेप्सिन के प्रयोग से जो है एंजाइमों की सक्रियता कम हो जाती है। तब उन्होंने देखा कि चूंकि पेप्सिन प्रोटीन का पाचक करने वाला एंजाइम है और ये एंजाइमों की सक्रियता को कम करता है, अतः ये एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन एक प्रकार के जटिल अणु होते हैं और इसी प्रकार से एंजाइमों की संरचना भी जटिल होती है। अतः उन्होंने यह भी कहा कि एंजाइम जो है इसलिए प्रोटीन के बने होते हैं। और वे सभी उष्मा एंजाइम जो है हीट सेंसिटिव होते हैं, प्रोटीन के समान ही। अम्ल, क्षार और कुछ स्टेन जो कि प्रोटीनों को के ऊपर रिएक्शन करते हैं, प्रोटीनों को डीनेचर करते हैं, उनके ऊपर अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ये सभी जो है एंजाइमों की सक्रियता को भी कम करते हैं। तथा इससे भी सिद्ध होता है कि एंजाइम जो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के समान कलर रिएक्शंस भी देते हैं और यूवी लाइट के प्रति जो है स्पेक्ट्रम भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए भी पता लगता है ये भी प्रोटीन के समान कलर रिएक्शंस या यूवी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। और एंजाइम जो है इसका नियंत्रण जो है कोशिकीय कारकों के द्वारा होता है और इनका संश्लेषण और सांद्रता जो है यह जेनेटिक कंट्रोल में होती है। जेनेटिक कंट्रोल के मतलब यह है कि कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, इस कोशिका में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ द्वारा ही एंजाइमों का नियंत्रण किया जाता है और इसका नियंत्रण प्रोटीन के समान ही होता है। तो इन सभी से यह सिद्ध हो जाता है कि एंजाइम जो है प्रोटीन के अणु होते हैं। और अब हम पढ़ते हैं एंजाइमों के स्ट्रक्चर के ऊपर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एंजाइम की आणविक संरचना किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि एंजाइम जो है उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं। एक चीज तो हमने पहले पढ़ ली थी, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक शब्द और जोड़ा है कि ये उच्च अणुभार वाले, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत ही हाई होता है क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके साथ साथ दो शब्द और आते हैं एंजाइमों के संदर्भ में, ये एम्फोटेरिक और कोलोइडी प्रकृति के होते हैं। एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी, उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है कि ये जो है अम्ल और क्षार दोनों की भांति काम करते हैं और इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयंस मौजूद होते हैं। तो ये इस प्रकार से एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं और कोलोइडी प्रकृति के होते हैं। अणु इनके बड़े होते हैं और कोलोइडी नेचर के होते हैं। और एंजाइम अणु की आणविक संरचना जो है की अगर बात करें, दो प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो इन स्ट्रक्चर के आधार पर हम दो प्रकार के एंजाइम की बात करते हैं। पहले एंजाइम होते हैं सरल एंजाइम और दूसरे होते हैं संयुग्मित एंजाइम। सरल एंजाइम को हम सिंपल एंजाइम्स कह देते हैं। सिंपल एंजाइम इसलिए क्योंकि ये एंजाइम शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं, ये सरल प्रोटीन के अणु होते हैं। प्रोटीन के अलावा इनके अंदर अन्य किसी प्रकार के अणु मौजूद नहीं होते, शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इन्हें सिंपल एंजाइम्स कहते हैं। और प्रोटीन के संदर्भ में हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है इनका निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। विभिन्न अमीनो अम्ल या एमिनो एसिड्स होते हैं, ये श्रृंखला में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और ये अमीनो अम्लों की जो श्रृंखलाएं होती हैं ये प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ये शुद्ध रूप से अमीनो अम्लों से निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें सिंपल एंजाइम्स कहते हैं। अब जो अमीनो अम्ल होते हैं, इन अमीनो अम्लों के अंदर साइड चेन्स या पार्श्व श्रृंखलाएं पाई जाती है और ये अमीनो अम्लों की जो पार्श्व श्रृंखलाएं साइड चेन्स होती हैं, ये अमीनो अम्लों की विशिष्टता प्रदान करती हैं। और अमीनो अम्लों के जो गुण होते हैं ये इन्हें साइड चेन्स की वजह होते हैं, साइड चेन्स की वजह से ही होते हैं। तो ये सिंपल एंजाइम्स जो है इनमें जो उत्प्रेरक के जो गुण होते हैं ये इन अमीनो अम्लों के साइड चेन्स की वजह से होते हैं और इन्हीं पार्श्व श्रृंखलाओं की सहायता से ये विभिन्न अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। तो सिंपल एंजाइम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास काइमोट्रिप्सिन, जो इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक सिंपल एंजाइम्स होता है और इस एंजाइम का कार्य होता है प्रोटीन का जल अपघटन करना। यह एक सिंपल एंजाइम है जो शुद्ध रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरे प्रकार के एंजाइम है संयुग्मित एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ये जो एंजाइम होते हैं इन एंजाइमों के दो भाग होते हैं।
इसका पहला भाग होता है एपो एंजाइम और दूसरा भाग होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये एंजाइम दो भागों से मिलकर बने होते हैं। तो पहला भाग है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम यह प्रोटीन भाग होता है, इसका प्रोटीन पार्ट होता है जो अमीनो अम्लों से बना होता है। तो इस एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है जो अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। जबकि दूसरा जो भाग होता है उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। यह अप्रोटीनी भाग होता है जिसके अंदर अमीनो अम्ल मौजूद नहीं होते हैं। तो इस एंजाइम के दो भाग होते हैं, प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और इन एंजाइमों के अंदर जो अभिक्रिया को नियंत्रित करने की, जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने की जो क्षमता है वह इस प्रोस्थेटिक ग्रुप या अप्रोटीन भाग के अंदर होती है। एपो एंजाइम इसका संरचनात्मक भाग होता है जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है इसका क्रियात्मक भाग होता है। तो अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता जो है इस प्रोस्थेटिक ग्रुप में होती है। और इन दोनों को मिलाकर इसे संयुक्त रूप से हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, इन्हें संयुक्त रूप से हम होलो एंजाइम की संज्ञा देते हैं। यहां पर हम इस डायग्राम के माध्यम से एंजाइम की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, एंजाइम की स्ट्रक्चर की बात करें जो बड़े वाला पार्ट है इसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। तीनों प्रकार के एंजाइम से हम तीन प्रकार स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये जो बड़े वाला पार्ट है जो कि इसका मुख्य संरचनात्मक भाग होता है, ये प्रोटीन से बना होता है, इसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। और दूसरा जो भाग इसके साथ ही जुड़े हुए छोटे छोटे भाग दिखाई दे रहे हैं, ये भाग है इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर जब ये एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों मिल जाते हैं, यहाँ पर एपो एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप, यहाँ पर एपो एंजाइम और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप मिल जाते हैं, तो इसे हम संयुक्त रूप से हम होलो एंजाइम कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है इसका मेटालिक पार्ट जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, और ये अगर कार्बनिक पदार्थ होता है तब इसे हम को एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इस एंजाइम के साथ एक मेटालिक पार्ट जुड़ा होता है तो ये मेटालिक पार्ट जो है, धात्विक पार्ट जो है ये, जो कि इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, इसे हम कोफैक्टर कहते हैं। यानी इस एंजाइम के साथ अगर कोई इनऑर्गेनिक पदार्थ जुड़ता है, इनऑर्गेनिक पदार्थ है, कोई मेटल है, तो इसे हम कोफैक्टर कहते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है यहाँ पर कोफैक्टर के रूप में पाया जाता है। लेकिन अगर इस एपो एंजाइम के साथ जो जुड़ने वाला प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर यह ऑर्गेनिक होता है, कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो इसे हम को एंजाइम कहते हैं। तो ये यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर के रूप में पाया जाता है, यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम के रूप में पाया जाता है। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर कोफैक्टर और को एंजाइम दोनों ही साथ में मौजूद हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है कॉन्जुगेटेड एंजाइम की, जिसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के दो प्रकार हमने बताए हैं। पहला जो है मेटल के रूप में जिसे हम कोफैक्टर कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक होता है। दूसरा ऑर्गेनिक या कार्बनिक होता है तो उसे हम को एंजाइम कहते हैं। तो ये जो है होलो एंजाइम की स्ट्रक्चर होती है जो कि एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप से मिलकर बनी होती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर एक अकार्बनिक होता है तो उसे हम कोफैक्टर कह देते हैं, और जब कार्बनिक होता है तो उसे को एंजाइम कह देते हैं। और ये जो अकार्बनिक जो भाग होते हैं ये सामान्यतः मेटेलिक होते हैं, धातु से मिलकर बने होते हैं। और जब इससे एपो एंजाइम से इस प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटेलिक फैक्टर को या कोफैक्टर को अलग कर देते हैं तो इसके द्वारा एंजाइम की सक्रियता जो है खत्म हो जाती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे थे। और सामान्यतः इन एंजाइम जो सिस्टम होते हैं इसके अंदर मेटल के रूप में, कोफैक्टर के रूप में कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, कोबाल्ट आदि जो है काम करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल हम बात करें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसके अंदर जिंक जो है कोफैक्टर के रूप में होता है। जो आर्जेनिज एंजाइम है जो यूरिया के निर्माण से संबंधित होता है, आर्जिनेज, इसके अंदर मैंगनीज जो है कोफैक्टर के रूप में होता है। तो हम दो एग्जांपल अच्छे से याद रख सकते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है इसके अंदर जिंक कोफैक्टर के रूप में होता है, और जो आर्जिनेज एंजाइम है इसमें मैंगनीज कोफैक्टर के रूप में होता है। और अगर यहाँ पर हम को एंजाइम की बात करें तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये अगर जुड़ा होता है उसे कोफैक्टर कहते हैं। ये हमने कई चीजें पढ़ी है हमने रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस के दौरान। जो एनएडी, एनएडी है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो एनएडीपी है को एंजाइम ए हमने पढ़ा था, को एंजाइम ए हमने क्रेब्स साइकिल के दौरान पढ़ा था। ये जब सारे जो है एफएमएन पढ़े थे हमने,
FAD पढ़े थे, ये सारे के सारे जो है को एंजाइम के रूप में काम करते हैं, जो विभिन्न अभिक्रियाओं के अंदर हमने प्रोटीन सिंथेसिस ये प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन के दौरान हमने पढ़े थे। और ये को एंजाइम ए जो होता है, इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो को एंजाइम होते हैं ये सामान्यतः विटामिन अथवा उसके डेरिवेटिव होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो अधिकांश को एंजाइम होते हैं ये विटामिन अथवा उसके डेरिवेटिव उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात याद रखने योग्य है कि सभी विटामिन को एंजाइम के रूप में काम नहीं करते हैं, केवल कुछ ही एंजाइम्स, जैसे कि अगर बात करें कि विटामिन ए, डी और ई, ये कभी भी को एंजाइम ए के रूप में काम में नहीं आते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रश्न है कि कौन से एंजाइम को एंजाइम ए के रूप में काम नहीं आते हैं। तो ए, डी और ई एंजाइम का प्रयोग कभी भी को एंजाइम ए के रूप में नहीं होता है। परंतु जो विटामिन B1 जिसे हम थाइमिन कहते हैं, B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, नियासिन, विटामिन B5 जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, B6 जिसे हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, बायोटिन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये सभी जो है इनका प्रयोग अधिकांशतः सामान्य रूप से जो है को एंजाइम ए के रूप में किया जाता है। और एक प्रश्न और भी है, कुछ एंजाइमों के परिवर्तित रूप, जैसे थाइमिन है, इसका परिवर्तन रूप होता है थाइमिन पायरोफॉस्फेट, जिसे हमने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल से पहले जो रिएक्शन पढ़ी थी, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि पायरुविक एसिड जो होते हैं ये क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने से पहले ये एसिटिल को एंजाइम ए में परिवर्तित होते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था थाइमिन पायरोफॉस्फेट TPP, ये भी एक को एंजाइम ए होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से एंजाइमों की स्ट्रक्चर होती है, एंजाइम सिंपल और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने पूरी की पूरी हमने डिटेल में पढ़ी है यहाँ पर। अब हम इन एंजाइमों की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, सामान्य गुणों की बात करते हैं। एंजाइम जो है किसी भी अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। एंजाइमों की बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, एंजाइमों की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा अत्यधिक क्रियाधार को, जो सबस्ट्रेट होता है, उसे पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट में बदलने की क्षमता रखती है। इसके लिए हमें एंजाइम की बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। यहीं से एक शब्द निकल के आता है जिसे हम टर्न ओवर नंबर कहते हैं। टर्न ओवर नंबर का मतलब यह है कि एंजाइम का जो एक अणु होता है, एंजाइम की एक अणु द्वारा 1 मिनट के अंदर क्रियाधार के जितने अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है उसे उस एंजाइम के टर्न ओवर नंबर कहते हैं। यानी एक एंजाइम का अणु 1 मिनट में जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है उसे हम टर्न ओवर नंबर कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि इन्वर्टेज एंजाइम है, उसका एक अणु अपने बार से 1 मिलियन अधिक सुक्रोज अणुओं को जल अपघटित करने की क्षमता रखता है। और किसी भी एंजाइम का टर्नओवर नंबर जो है यह बताता है कि यह एंजाइम जो कितना एक्टिव है, उसकी क्षमता कितनी है, यह बताने का काम करता है। तो विभिन्न एंजाइमों के लिए इसका मान जो है 100 से लेकर 3 लाख तक जो है 3 मिलियन तक, 3 मिलियन तक भी हो सकता है। यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में 100 सबस्ट्रेट पर काम करते हैं, और कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो 3 मिलियन सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो एंजाइम जो है ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं और इनका स्वयं का उपयोग नहीं होता है, बल्कि ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने का काम करते हैं। यहाँ पर कुछ एंजाइमों के टर्नओवर नंबर दिया गया है, जिसमें जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, हम एक दो एंजाइम की चर्चा कर लेते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये 3.6 × 10⁻⁷ बहुत बड़ी टर्नओवर नंबर है। ये कैटालेज एंजाइम दे सकते हैं, बहुत ही सक्रिय एंजाइम होता है कैटालेज एंजाइम, जो कि इसकी टर्नओवर नंबर है 5 × 10⁸। यानी इस टेबल को देखने से हमें पता लगता है कि ये एंजाइम कितनी कम मात्रा के अंदर कितने अधिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्शन करने का काम करते हैं। तो इनके टर्नओवर नंबर जो है एंजाइम की एक्टिविटी की जो क्षमता है उसे हम दिखाने का काम करते हैं। एंजाइम का दूसरा लक्षण ये है कि ये उस अभिक्रिया में स्वयं अप्रभावित रहते हैं। अभिक्रिया के उपरांत एंजाइम जो है इसके ऊपर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ये केवल ये केवल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते हैं, स्वयं जो है अपरिवर्तित रहते हैं। इसके अलावा ये एंजाइम अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करते हैं, ये उस अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी
अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं इनके मध्य जो साम्यावस्था बनती है, इस साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते। ये केवल और केवल अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्योंकि एंजाइम जो है प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, और प्रोटीन जो है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, थर्मोलाइबल होते हैं। प्रोटीन जो है तापक्रम बढ़ने पर प्रोटीन की जो है डीनेचर हो जाते हैं। अधिक तापक्रम पर प्रोटीन जो है इनका डीनेचुरेशन होता है। तो इसलिए ये एंजाइम्स भी चूंकि प्रोटीन के बने होते हैं, तो अधिक तापक्रम पर इनकी उत्प्रेरक क्षमता भी नष्ट हो जाती है। लेकिन सामान्यतः सजीव जो है इनके शरीर का तापमान अत्यधिक नहीं होता है, तो सजीवों के शरीर का जो तापमान है एंजाइमों के लिए अनुकूल होता है। अतः इस तापमान के ऊपर एंजाइम जो है सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। एंजाइम की प्रकृति अति विशिष्ट होती है, एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और इसमें 4 प्रकार की विशिष्टताएं पाई जाती है। पहली होती है निरपेक्ष विशिष्टता या अब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। अब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ये एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही प्रेरित करते हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि यूरियज एंजाइम होता है, ये केवल यूरिया का जल अपघटन करता है, यूरिया के अलावा किसी अन्य मॉलिक्यूल का जल अपघटन नहीं करता है। तो ऐसी विशिष्टता को हम निरपेक्ष विशिष्टता या अब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं। इसके बाद में जो विशिष्टता होती है इसे बॉन्ड स्पेसिफिसिटी या बंध विशिष्टता कहते हैं। बंध विशिष्टता का मतलब ये होता है कि ये एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड पर काम करते हैं, एक रासायनिक बंध को पहचानते हैं। ये उन्हें अणुओं से कोई मतलब नहीं है कि अणु की संरचना किस प्रकार की है, लेकिन ये अणु की संरचना को से के ऊपर निर्भर नहीं करते, बल्कि एक उसके अंदर पाए जाने वाले एक विशिष्ट रासायनिक बंध पर निर्भर करते हैं। जैसे कि राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है ये आरएनए के अंदर उपस्थित फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जल अपघटित करते हैं। इस एंजाइम का काम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जल अपघटित करना, तो ये इसके ऊपर काम करते हैं। इसी प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम है वो स्पेसिफिक बॉन्ड के ऊपर काम करते हैं। और ये जो एंजाइम है कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड पर, एस्टर बॉन्ड पर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को अपघटित नहीं करेंगे। ये केवल और केवल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ऊपर काम करते हैं। जैसे पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, पेप्टाइडेज एंजाइम जो है पेप्टाइड बॉन्ड को के ऊपर काम करते हैं। तीसरा होता है समूह विशिष्टता या ग्रुप स्पेसिफिसिटी, यानी ये पर्टिकुलर ग्रुप पर काम करते हैं। जैसे कुछ एंजाइम जो है ये एक सबस्ट्रेट के ग्रुप पर काम करते हैं। जैसे कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होते हैं ये 6 कार्बन वाली शर्करा पर काम करते हैं। ऐसे सभी शर्कराएं जिनके अंदर 6 कार्बन होते हैं उन सभी के ऊपर सक्रिय होते हैं। जैसे कि ये एंजाइम जो है ग्लूकोज के ऊपर डी ग्लूकोज को, डी गैलेक्टोज, इन सभी पर कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो यानी ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के काम करते हैं। तो जैसे कि एक एंजाइम होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये विभिन्न एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करने का काम करते हैं। ये ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। फाइनल जो स्पेसिफिसिटी है जिसे हम त्रिविम विशिष्टता कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ये बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही विशिष्ट प्रकार की विशिष्टता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट के केवल एक स्टीरियो आइसोमर पर काम करते हैं। जैसे कि एल एमिनो एसिड ऑक्सीडेज है। एमिनो एसिड की 2 फॉर्म होती है, एल और डी। कुछ एमिनो एसिड एल एमिनो एसिड होते हैं, कुछ डी एमिनो एसिड होते हैं। तो ये एल एमिनो एसिड ऑक्सीडेज है, केवल एल एमिनो एसिड पर काम करते हैं, ये डी एमिनो एसिड पर काम नहीं करते हैं। तो ये एंजाइम की विशेषता होती है। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में हमने एंजाइम के कुछ विशिष्ट गुणों को हमने देखा और एंजाइम की स्ट्रक्चर को हमने देखा। आगे की क्लासेस में हम इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इसी क्लासेस के जुड़े रहिएगा। आगे की पार्ट्स में हम एंजाइम की इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने। थैंक यू।